So our next poem is मैकफ्लेक्नॉय that was written by जॉन ड्राइडन in 1682। तो इस पोम में ना जॉन ड्राइडन क्या कहते हैं, उनके जो कंटेम्प्रेरी राइवल राइटर होते हैं दैट इज़ थॉमस शेडवेल, उनके बारे में एक बहुत सटायरिकल पोम लिखते हैं। बेसिकली वो बोलते हैं कि जो थॉमस शेडवेल है उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ही इज़ वेरी लेजी, ही डजंट हैव एनी सेंस ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट नाइसली एंड ही हैज़ गॉट नो वेट। तो इस पोम के अंदर एक रिचर्ड फ्लेक्नॉय नाम का बंदा होता है जो खुद डलनेस के थ्रोन पे बैठा होता है। अब उसे अपना नया जो है हेयर ढूंढना होता है, राइट। तो वो बोलता है कि अब जो थॉमस शेडवेल है वही मेरा बेस्ट इसमें नेक्स्ट हेयर हो सकता है, क्योंकि उसमें वो सारी क्वालिटीज़ है लाइक डलनेस, लेजीनेस, नो टैलेंट, ज़ीरो गुड राइटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये बहुत ही सटारिकल पोम है, इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के शेडवेल की बेइज्जती की गई है। तो एंड शेडवेल का नाम है ना डायरेक्टली नहीं लिया गया है। जब भी जॉन ड्राइडन शेडवेल बोलना चाहते हैं तो वो SH से उनका नाम लिख देते हैं, राइट। तो हमें अगर पोम में किसी भी पैसेज में SH दिखे तो समझ जाना कि ये मैकफ्लेक्नॉय की पोम है। रिचर्ड फ्लेक्नॉय नाम का बंदा होता है जो खुद सो आवर फर्स्ट टू लाइन्स आर all human things are subject to decay and when fate summons monarchs must obey। these are extremely important lines, ये एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी गई है, तो आप मेक श्योर इस लाइन को नोट डाउन कर लो कि ये मैकफ्लेक्नॉय की ओपनिंग लाइन्स है। एंड इसमें क्या कहना चाह रहे हैं हमारे पोएट, देखो ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डेके, मतलब जो भी जीवित बीइंग है, जो भी जीवित इंसान है उसको ख़त्म होना ही है, ये उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क्स मस्ट ओबे, और जब भी जो है किस्मत आपको बोलेगी कि भाई अब आपका टाइम आ चुका है ख़त्म होने का, तो इवन द किंग्स हैव टू ओबे दैट। जो मोनार्क होता है, किंग होता है, इनफैक्ट उसको भी डेथ का सामना करना होता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो किंग है, उसने पूरी लाइफ बहुत लेविशली बिताई है तो वो मौत से बच जाएगा, नहीं। तो जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो ज़रूर होके रहेगा। एंड दीज टू लाइन्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली important। So the next passage's lines are, sinking he left his rugged robe behind, borne upwards by a subterranean wind, the mantle fell to the young prophet's part with double portion of his father's art। तो इसमें भी वो शेडवेल की ही बेइज्जती कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, सिंकिंग ही लेफ्ट हिज रगड रोब बिहाइंड। सबसे पहले वो जो मेन रिचर्ड फ्लेक्नॉय है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो डूब रहा है, सिंक मतलब अब उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ रही है, ऑलमोस्ट ही इज़ गॉन। ओके, सो ही लेफ्ट बिहाइंड अ रग्ड रोप। रग्ड मीन्स कि वो बता रहे हैं कि वो कपड़े भी बहुत ही इनएक्सपेंसिव से चीप क्वालिटी के पहनते थे, क्योंकि उनकी पोएट्री भी बहुत चीप होती थी, तो ही कुडंट इवन अफोर्ड गुड क्लोथ्स। बॉर्न अपवर्ड्स बाय अ सबटेरेनियन विंड, तो वो एक तरह से बहुत मजाक बना रहे हैं उनका कि भाई जैसे पुराने टाइम पे जो नाइट्स होते थे उनके आर्मर्स को ना ऐसे माना जाता था कि इट हैज़ गॉन टू द हेवन, राइट। तो सेम ऐसी वो जो उनकी रग्ड बहुत ही रोप जो गंदे से उनके कपड़े हैं वो भी सबटेरेनियन विंड मीन्स ऐसा इमेजिनेशन उन्होंने क्रिएट करी है कि एज इफ इट इज़ बीन बॉर्न अपवर्ड इनटू द हेवन। उनकी क्या, वो रग्ड क्लोथ्स। ओके, द मेंटल फेल टू द यंग प्रोफेट्स पार्ट। अब वो जो रग्ड क्लोथ्स है वो हेवन से गिर करके किसके ऊपर पहुंच गए हैं, जो यंग प्रोफेट है। ओके, तो ये यंग प्रोफेट एक तरह से कौन हो गया, हमारा जो नया एयर होने वाला है इस डलनेस थ्रोन के ऊपर, जो कि थॉमस शेडवेल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ही सेइंग विद डबल पोर्शन ऑफ हिज फादर्स आर्ट, तो उसके फादर तो जितने मीडियोकर थे ये उनसे भी डबल मीडियोकर है। इनके पास बिल्कुल ही ज़ीरो टैलेंट है, इनको कुछ नहीं पता पोएट्री का। तो जो हालत वो डलनेस के थ्रोन को पहला जो रिचर्ड फ्लेक्नॉय डिजर्व करता था, ये उनसे भी डबल डिजर्व करता, क्योंकि इनके ऊपर और भी ज़्यादा डलनेस का और नो सेंस ऑफ पोएट्री का इन्होंने इल्ज़ाम लगा। सो आवर नेक्स्ट लाइन्स फ्रॉम मैकफ्लेक्नॉय's poem are, near these our nursery erects its head, where queens are formed and future heroes bred, where unfledged actors learn to laugh and cry, where infant punks their tender voices try। ओके, तो यहाँ पे वो पहले तो जो मैकफ्लेक्नॉय का राज्य है उसकी लोकेशन के बारे में बता रहे कि उस जगह के पास जो है एक नर्सरी है, ठीक है, उसके जस्ट हेड के टुवर्ड्स एक नर्सरी है। अब ये नर्सरी बच्चों की नर्सरी नहीं है या कोई प्लांट्स की नर्सरी नहीं है, ये नर्सरी है जहाँ पे जो थिएटर होते हैं उसमें न्यू जो एक्टर्स इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर्स आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। ओके, तो वो उस
लोकेशन के बारे में बता रहे हैं कि जो मैकफ्लेक्नॉय का राज्य है उसके जस्ट पास ही वो नर्सरी रहती है, जहाँ वो नर्सरी लोकेटेड है जहाँ पर नए एक्टर्स सीखने के लिए आते हैं। वेयर क्वींस आर फॉर्म्ड एंड फ्यूचर हीरोज ब्रेड, मतलब वो वहाँ पे क्वींस का रोल करते हैं और हीरोज़ का रोल करते हैं, तो वो धीरे 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 वहाँ पे ट्रेन होते हैं। बट ये बहुत ही मॉकरी के स्टाइल में उन्होंने बोला है, तो इट इज़ नॉट ऑल रियल, ये कोई बहुत आलीशान या बहुत ही एक्चुअल ऐसी अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे वाकई में लोग बहुत अच्छे से ट्रेंड होकर बहुत टैलेंटेड बन जाते हैं। इनफैक्ट दिस प्लेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड स्टूपिड हियर वेयर अनफ्लेश्ड एक्टर्स लर्न टू लाफ एंड क्राई। अच्छा, इसमें अनफ्लेश्ड मतलब क्या है? इनएक्सपीरियंस। एक तरह से मान लो वो बर्ड जो अभी उड़ना जस्ट सीख ही रहे हैं, तो बता रहे हैं कि वो थिएटर है, वो नर्सरी है जहाँ पे जो एक्टर्स बिल्कुल भी अभी तक उड़ना नहीं जानते, इनएक्सपीरियंस्ड है, वो धीरे धीरे क्राई करना सीखते हैं और लाफ करना सीखते हैं। वेयर इन्फेंट पंक्स देयर टेंडर वॉइसेस ट्राई, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इन्फेंट पंक्स, ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म है। एक तरह से रिस्टोरेशन पीरियड के टाइम पे जो लूज कैरेक्टर की वुमेन हुआ करती थी या प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करती थी, उनके लिए यूज़ करते थे। तो ये बता रहे हैं कि ऐसी औरतें जो थोड़े बैड कैरेक्टर की है और बहुत ही मेच्योर सी है, वो भी इस थिएटर में जाके ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ वो भी सीख ले। सो नेक्स्ट लाइन्स आर some beams of wit on other souls may fall, strike through and make a lucid interval, but Shadwell's genuine night admits no ray, his rising fogs prevail upon the day। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा डल वर्ल्ड होता है उसमें भी कई बार बहुत छोटी सी सही पर एक रे ऑफ विट देखी जाती है। विट मतलब यहाँ पे समझदारी, ठीक है, जहाँ पे वाइज डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों के दिमाग से कुछ अच्छी थॉट्स फिर भी अच्छी क्रिएटिविटी निकल जाती है। स्ट्राइक थ्रू एंड मेक अ ल्यूसिड इंटरवल, मतलब एक तरह से कोई स्ट्राइक होता है, बहुत ही सडन ऐसा टाइम आता है कि जब कुछ बहुत ही अच्छा सा क्रिएशन वो लोग कर देते हैं। इनफैक्ट दे आर लिविंग इन अ डल वर्ल्ड, बट शेडवेल्स जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे। तो फिर से वो शेडवेल को बीच में ला रहे हैं कि भाई चाहे कितनी ही डल दुनिया हो, बाकी सारी उन सब में भी 1% होप हो सकती है, बट शेडवेल की नाइट में बिल्कुल भी कोई होप नहीं है कि उसमें कोई ऐसी रे ऑफ लाइट आएगी जिसमें थोड़ा सा भी विट होगा। हिज राइजिंग फॉग्स प्रिवेल अपॉन द डे, तो वो बोल रहे हैं कि जो फॉग से उनकी जो नाइट ने कवर किया हुआ है ना, वो दिन को आने ही नहीं देते। तो उनकी जो डलनेस है वो इतनी ज़्यादा ओवर पावर करती है विट को, मतलब अच्छी राइटिंग को, कि उनकी डलनेस से ही सारी तरफ दिखाई देती है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं दिखता है। सो आवर नेक्स्ट लाइन्स आर Shadwell alone my perfect image bears, mature is dullness from his tender ears. Shadwell alone of all my sons is he who stands confirmed in full stupidity। तो यहाँ पे ये शेडवेल के बारे में बता रहे हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ ऑल द बैड पोएट्स ही वॉज द वन हु वन, राइट, दैट इन द लिस्ट ऑफ बीइंग द मोस्ट बैड पोएट्स ही वॉज द वन हु वॉज एक्चुअली द मोस्ट डलेस्ट, द मोस्ट बोरिंग वन एंड द मोस्ट स्टूपिडेस्ट वन। ओके, तो शेडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स कि ये जो लाइन्स है ना, 4 लाइन्स, ये एक तरह से रिचर्ड फ्लेक्नॉय बोल रहा है कि भाई मेरा जो नेक्स्ट ईयर है वो कौन होना चाहिए, शेडवेल क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट इमेज बियर करता है कि ये जो डलनेस का थ्रोन है इस पे बैठने के लिए। मेच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, तो वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्टूपिड हरकतें करता था, तो इसी यही डिज़र्व करता है। ओके, शेडवेल अलोन ऑफ ऑल माई सन्स इज़ ही, तो वो कह रहे हैं मेरे सारे बेटों में से सबसे ज़्यादा डिजर्विंग शेडवेल है कि वही इस गद्दी पर, डलनेस की गद्दी पर बैठना चाहिए। हु स्टैंड्स कन्फर्म्ड इन फुल स्टुपिडिटी, तो वो बता रहे कि ये चीज़ कन्फर्म्ड है पूरी तरह से कि ये जो शेडवेल है मेरा बेटा, यही सबसे ज़्यादा स्टुपिड है, अदरवाइज और कोई भी इसके मुकाबले इतना ज़्यादा स्टुपिड नहीं है। सो द नेक्स्ट लाइन्स आर Besides his godly fabric fills the eye and seems designed for thoughtless majesty, thoughtless as monarch oak that shade the plain and spread in solemn state supinely reign। तो एक बार फिर से जो हमारे पोएट है ड्राइडन, वो शेडवेल की बात कर रहे हैं कि वो अपीयरेंस से तो थोड़े अच्छे दिखते हैं, गॉडली है, और जो है दूसरों की अटेंशन जो है उन्हें मिल जाती है, लोगों की अटेंशन मिल जाती है क्योंकि उनकी अपीयरेंस ओवरऑल इट इज़ फाइन, बट
उनके जो डिज़ाइन है कपड़ों के, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये भी फिट है फॉर द थॉटलेस मेजेस्टी, कि मतलब ऐसा राजा जिसके पास दिमाग नहीं है, ऐसे इंसान के लिए इसके कपड़े बिल्कुल फिट एंड फाइन दिखाई देते हैं। थॉटलेस एज मोनार्क ओक्स, तो ये बता रहे हैं कि इतने थॉटलेस जैसे कि कोई ओक का ट्री होता है, ठीक है। तो ओक के ट्री का जो राजा होगा इतना थॉटलेस, क्योंकि उसका वैसे तो कोई काम होता नहीं है, इट इज़ ऑल प्लेन एंड लाइक इट डजंट प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू द वर्ल्ड। दैट शेड द प्लेन, बेसिकली किसी भी तरह की उनकी जो शेड होती है वो इतनी ज़्यादा असरदार नहीं होती है। एंड स्प्रेड इन सॉलम स्टेट सुपाइनली रेन, तो वो बोल रहे हैं कि बहुत ही लेज़ी पने का वो एरिया होता है, जैसे ये एक ओक ट्री है, थोड़ा सा उनका बता रहा है कि ये कितने थॉटलेस है जो ओक ट्री होता है, कि वैसे ही एक बहुत ही लेज़ी से डल से एरिया का ये राजा है। एंड ये रेन भी कैसे कर रहे हैं, ये अपना राज भी कैसे चला रहे हैं, सोते सोते लेजीली, मतलब वाइल इन अ स्लीपिंग पोजिशन। सो सुपाइनली मीन्स सुपाइनली रेन मीन्स रेन इन विच द किंग इज़ मोस्टली स्लीपिंग। So our next poem is an epistle to Dr. Arbuthnot, which was written by Alexander Pope in 1735. अब देखो ये जो है ना एक epistle है, epistle means a poem written in the form of letters। तो अलेक्जेंडर पोप ने किसको लिखा था, ये जॉन अर्बथनॉट को, जो उनके दोस्त थे। तो ये भी एक तरह की सटायरिकल पोम है, लेकिन वो सटायर कर किसके ऊपर है, अपने क्रिटिक्स के ऊपर, बैड पोइट्स के ऊपर, जो उनके राइवल पोइट्स थे, पर उनके बारे में वो बहुत बुरा लिखते थे। कोई ऐसे मतलब मैगजीन का राइटर हो गया, तो वो अलेक्जेंडर पोप अपने आप को डिफेंड करते हैं कि भाई मैं क्यों ज़्यादातर सही होता हूँ और आप लोगों की अगर आप पोएट है तो आप लोगों की राइटिंग बहुत ख़राब है, या फिर और जो बाकी सारे लोग हैं वो किस तरह से उनसे चिढ़ते हैं, उनसे जलन खाते हैं, उनकी बुराइयाँ करते रहते हैं और उनके लेवल को वो कभी टच नहीं कर सकते। सो द स्टार्टिंग लाइन्स फ्रॉम द पोम एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट आर, shut the door, good John, fatigued I said. Tie up the knocker, say I'm sick, I'm dead. The dog star rages, nay, there's past a doubt. All bedlam or Parnassus is let out. तो ये ओपनिंग लाइंस में ही सबसे पहले जो है पोप कह रहे हैं कि दरवाजे को बंद कर दो जॉन। जॉन कौन है, उनका सर्वेंट, ओके। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ जब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। आई फटीग्ड मीन्स थका हुआ, ओके। शट द डोर मीन्स क्लोज द डोर। टाई अप द नोकर, से आई एम सिक आई एम डेड। टाई अप द नोकर मीन्स 18th सेंचुरी में ना ऐसे साइंस होते थे बाहर, जैसे आज के टाइम पे भी हम अपने डोर के बाहर साइन लगा देते ना, डू नॉट डिस्टर्ब टाइप, इस तरह से कि इस तरह का साइन लगा दो एंड टेल देम दैट आई एम सिक, और इन फैक्ट टेल देम दैट आई एम डेड, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम एनी पर्सन। द डॉग स्टार रेजेस, ने दिस पास्ट अ डाउट, ओके। तो वो डॉग स्टार का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे समर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो अथाह गर्मी होती है, जो बर्दाश्त के बाहर होती है, जैसे लू चलती है ना, तो उसको हम लू बोलते हैं, वहाँ पे वो डॉग स्टार या डॉग डेज बोलते थे। तो वो ये एक तरह से मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है, ये जेन्युइनली डॉग स्टार मतलब उस डे के टाइम को नहीं यूज़ करके ऐसे लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। जैसे मान लो समर के टाइम का वो दिन जो बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर है, ऐसे लोग बाहर जाके ना जो उस गर्मी को, उस जो बहुत लू टाइप चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, वो रेज कर रहे, रेज मतलब भौंक रहे हैं, तो मतलब उन्हें बाहर रहने दो। एंड डोंट लेट देम इन। ऑल बेडलम और परनसेस इज़ लेट आउट। बेडलम क्या है, लंदन में ना एक पागल खाने का नाम है बेडलम, तो एक तरह से वो मैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी सारे पागल खाने के लोग हैं ना, वो या तो वो छूट चुके हैं, या फिर परनसेस मीन्स एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक माउंटेन है जहाँ पे सारी म्यूजिक रहती है, तो वो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यूज़िक, आर्ट, पोएट्री को, ठीक है। तो या तो वो सारे मैड पोइट्स उनके पीछे पड़ गए, या वो पागल खाने के लोग हैं जो सारे के सारे बाहर आ चुके हैं और वो पोप के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सटायर कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर जो उनके क्रिटिक्स है, जो उनका हमेशा बुरा चाहते हैं। His next lines are, no place is sacred, not the church is free, even Sunday shines no Sabbath day to me. Then from the mint walks forth the man of rhyme, happy to catch me just at dinner time. तो वो कह रहे हैं कि जैसे सब लोगों के लिए जो चर्च होता है वो बहुत ही पायस जगह होती है, कि इन लोगों ने ना चर्च को भी नहीं छोड़ा है। नो प्लेस इज सेक्रेड, वो सेक्रेड मीन्स बहुत ही पवित्र जगह है ना, तो कोई भी जगह पवित्र नहीं रह गई है, क्योंकि ये जो बुरे क्रिटिक्स है, करप्ट क्रिटिक्स है, ये वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं और चर्च भी इन चीज़ों से मुक्त नहीं रहा है।
इवन संडे शाइन्स नो सैबथ डे टू मी। तो वो कह रहे हैं कि संडे जैसे सबके लिए एक बहुत पीसफुल डे होता है, लोग चर्च जाते हैं, अब छुट्टी मनाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो सैबथ मतलब यहाँ पे है पीस, ठीक है, रेस्ट करना, अपना आरामदेह अच्छा टाइम बिताना। तो जैसे हम सबैटिकल लीव लेते हैं ना टू स्टे लाइक टू गो टू एनी वेकेशन समथिंग लाइक दैट, राइट। तो सैबथ डे नहीं है उनके लिए कोई भी, जो संडे होता है वो सबके लिए एक तरह से छुट्टी का दिन होता है, मौज मस्ती का दिन होता है, रेस्ट का दिन होता है। तो संडे को भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ते, उस दिन भी उनका दिमाग खाने आ जाते हैं। देन फ्रॉम द मिंट वर्क्स फोर्थ द मैन ऑफ राइम। अभी यहाँ पे जो ये मिंट है ना, ये एक तरह से डेटर्स का वो है, प्रिजन है, ठीक है। डेटर्स मतलब जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा उधार रहता है। तो मिंट से जो छूटे हुए लोग हैं, इस उधार की जगह से जो छूटे हुए लोग हैं, वो भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो जिन्हें ना कुछ राइम करना आता है, बहुत ही बुरे पोइट्स है वो, और मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि भाई तुम हमें थोड़ा सा भाव दे दो। हैप्पी टू कैच मी जस्ट एट डिनर टाइम। तो वो लोग क्या है, खुश है कि मुझसे डिनर टाइम में मिल ले, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई कोई भी मुझसे ऐसा इंसान मिले जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बस मेरा टाइम वेस्ट करने, मेरा दिमाग खाने वो आ जाते हैं, और वो भी स्पेशली उस टाइम पे जब मैं अकेला रहना पसंद करूँगा अपने डिनर टाइम पे। द नेक्स्ट लाइन्स आर what walls can guard me or what shades can hide? They pierce my thickets, through my grot they glide. By land, by water, they renew the charge. They stop the chariot and they board the barge. तो इसमें ये बता रहे हैं कि भाई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं जो है सेफ़ हूँ। ओके, देयर इज़ नो प्लेस दैट कैन गार्ड मी, दैट मीन्स जहाँ पे मैं सेफ़ हूँ। ओके, शेड मतलब किसी चीज़ के पीछे मैं छुप सकता हूँ, क्या ऐसी कोई जगह है? ऐसी कोई जगह नहीं है उनके हिसाब से। दे पियर्स माई थिकेट्स थ्रू माई ग्रॉट दे ग्लाइड। देखो थिकेट्स क्या होता है, एक तरह की बुशेज़ होती है, ठीक है। तो दे पियर्स माई थिकेट्स, तो जो अगर घर के अराउंड कोई बुशेज़ है तो वो उसमें से निकल जाते हैं। पियर्स मतलब छेद करना, ओके, तो उसमें से छेद करके अंदर आ जाते हैं। थ्रू माई ग्रॉट दे ग्लाइड। अब ये ग्रॉट क्या है, एक ऐसा छुपा हुआ एरिया होता है जहाँ पे इंसान सॉलिट्यूड में बैठना पसंद करता है, ठीक है। घर का एक कोई भी ऐसा कोना जहाँ पे इंसान बहुत ही शांति से सॉलिट्यूड में बैठना पसंद करता है, अकेले में बैठना पसंद करता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, क्रिटिक्स है या फिर जो ऐसे चाटुकारिता करने वाले पोएट्स हैं, वो उनके पीछे पीछे आके ना उनका जो सॉलिट्यूड वाला एरिया होता है, जो बहुत ही अकेलेपन वाला अच्छा टाइम वो स्पेंड कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी खिसल खिसल के आ जाते हैं। बाय लैंड बाय वाटर दे रिन्यू द चार्ज। तो वो जब भी अब जो पोप है वो चाहे पानी की जगह पे हो या लैंड की जगह पे हो, वो लोग कहीं ना कहीं से उनके पीछे पहुंच ही जाते हैं। दे स्टॉप द चैरियट एंड दे बोर्ड द बार्ज। तो वो कह रहे हैं अगर जो पोप है वो पानी पर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो उस जगह को रोकेंगे जहाँ पे पानी में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। बार्ज मतलब पानी की जो शिप लगा लो, ठीक है। तो दे विल बोर्ड द बार्ज, तो वो पानी के एरिया में उनके पीछे आ जाएंगे। या फिर अगर वो लैंड पर चल रहे हैं, चैरियट मतलब रथ पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इमेजिनरी है, मेटाफोरिकली उन्होंने यूज़ किया पीछे का टाइम, कि अगर वो चैरियट पे चल रहे हैं रथ के अंदर तो उसको रोकेंगे और फिर उस पर चढ़ जाएंगे उन्हें परेशान करने के लिए। सो द नेक्स्ट लाइन्स आर received of wits an undistinguished race, who first his judgment asked and then a place. Much they extolled his pictures, much his seat, and flattered every day and some days eat. तो ये पोप जो है दोबारा से उन फ्लैटरर्स की बात करें जो उनकी चापलूसी किया करते थे, जो बहुत ही माइनर ऐसे पोइट्स हैं जो एक्चुअली बैड पोइट्स है, बहुत अच्छे पोइट्स नहीं हैं। तो किस तरीके से वो ना उन सभी को एक ही ग्रुप में डाल रहे हैं। ओके, रिसीव्ड ऑफ विट्स मतलब वो खुद को बहुत ही विटी लोग समझते हैं, बट वो सभी ना अनडिस्टिंग्विश्ड रेस है या फिर ग्रुप कह लीजिए। अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स उनमें से ना किसी में भी कोई फ़र्क नहीं है, वो सारे के सारे ही टैलेंटलेस है, कोई भी अच्छी पोइट्री नहीं लिखता, सभी एक ग्रुप के ही लोग हैं। Who first his judgment asked and then a place। तो पहले तो वो उनके पास आएंगे, पोप के पास आएंगे और उनसे ओपिनियन पूछेंगे और धीरे धीरे उनके अंदर पैट्रोनेज लेने की कोशिश करेंगे कि भाई हमें ना अपना शागिर्द बना लो, हमें थोड़े बहुत आप पैसे दे दिया करो या फिर हमारा आगे हमारा काम प्रमोट कर दिया करो। तो इस तरह के वो फेवर्स लेने लग जाते हैं। मच दे एक्सटोल्ड हिज पिक्चर्स मच हिज सीट। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो फ्लैटर्स है ये काफ़ी ज़्यादा उनकी जो दीवारों पे उनकी पेंटिंग्स है, उनकी तस्वीरें हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और कभी उनके घर की तारीफ़ करेंगे। सीट से यहाँ पे मतलब उनका जो पोप का बहुत ही सुंदर सा घर था तो कभी उसकी तारीफ़ करेंगे। एंड फ्लैटर्ड एवरी डे एंड सम डेज ईट। तो ये जो लोग हैं ये इतने बेशरम हैं, कभी तो ये मेरी तारीफ़ करने के लिए आते हैं और कभी कभी ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते उठाते घर पर खाना ही खाने के लिए आ जाते हैं। सो नेक्स्ट लाइन्स आर
Poor Cornus sees his frantic wife elope and curses wit and poetry and Pope. तो यहाँ पे जो ये कॉर्नस है ये कोई रियल आदमी नहीं है, इन्होंने एक तरह से फिक्शनल कैरेक्टर बनाया है। पोप ने अपनी पोम के अंदर और भी बहुत सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स बनाए हैं, तो रियल कैरेक्टर्स का नाम ना लेके फिक्शनल कैरेक्टर्स की बेइज्जती इन्होंने मारी है कि ये जो कॉर्नस है इसकी जो वाइफ है वो पागल सी हो चुकी है और वो किसी और इंसान के साथ भाग जाती है इसे छोड़ के। तो इस टाइम पे जो कॉर्नस है वो कर्ज करता है, वो बददुआ देता है किस किस को, अपनी विट को, अपनी समझदारी को, कि मेरी क्या पता मैंने ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी दिखा दी जिसकी वजह से वो भाग गई, या फिर अपनी पोएट्री को कि भाई जो मेरी पोएट्री होगी उसे पढ़ के वो भाग गई, या फिर पोप को कि पोप का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पोएट्री वर्ल्ड में कि वो अपना नाम नहीं कमा पाया कॉर्नस, तो इस वजह से उसकी वाइफ जो है उसको छोड़ के भाग गई। सो द नेक्स्ट लाइन्स आर As yet a child, nor yet a fool to fame, I lived in numbers, for the numbers came. I left no calling for this idle trade, no duty broke, no father disobeyed. तो यहाँ पे जो पोप है वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं बच्चा था तब भी मैं पागलों की तरह फेम के पीछे नहीं भागता था। एंड आई लिव्ड इन नंबर्स, जो ये नंबर्स है एक तरह से पोइट्री को ही माना गया है कि जो पोप है उनका बहुत ही नेचुरली एफर्टलेसली जो है पोइट्री निकलती थी। ओके, वो बहुत ही इजीली पोइट्री कर लेते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था ये। आई लेफ्ट नो कॉलिंग फॉर दिस आइडल ट्रेड, अब वो कह रहे हैं कि भाई मैंने ना कोई भी ज़रूरी ऐसी अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, कोई भी बहुत ज़रूरी काम नहीं छोड़ा इस आइडल ट्रेड के लिए। अब सोसाइटी जो है पोइट्री को ना एक तरह से खाली पने वाला काम समझती है, जैसे आजकल के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ऐसे टाइम पास के लिए है लेकिन इसमें कोई पैसा वैसा नहीं है। तो सेम ऐसी पोप ये बोल रहे कि ये इस आइडल ट्रेड के लिए मैंने कोई भी अपना ज़रूरी काम नहीं छोड़ा। नो ड्यूटी ब्रोक, नो फादर डिसोबेड, कोई भी अपनी ड्यूटी नहीं तोड़ी और अपने फादर को भी मैंने डिसोबे नहीं किया। द नेक्स्ट लाइन्स आर Born to no pride, inheriting no strife, nor marrying discord in a noble wife, stranger to civil and religious rage, the good man walked innoxious through his age. तो इसमें पोप अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई मैं ना जब पैदा हुआ था तो मेरे पास कोई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइड नहीं था, या फिर मेरी ऐसे किसी जो परिवार की कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी। स्ट्राइफ मीन्स यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट नहीं था, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से वो आते थे। ठीक है, तो ऑलरेडी ना ही कोई बहुत वेल्दी इंसान थे, बहुत ही हम्बल इंसान थे, पर घर की बहुत इज्जत थी, कोई लड़ाई झगड़े ऐसा उनके वहाँ पे नहीं होते थे। नॉर मैरिंग डिस्कॉर्ड इन अ नोबल वाइफ, तो यहाँ पे जो पोप है वो एक तरह से मजाक करते हुए बोलते कि भाई मैंने तो शादी ही नहीं करी, कि भाई कोई रिच घराने की लड़की आ जाती तो वो बहुत ही लड़ाकू सी टाइप होती। तो डिस्कॉर्ड इन अ नोबल वाइफ मीन्स जो ऐसे क्वेरलसम लड़कियां होती है जो लड़ाकू टाइप होती है। ओके, स्ट्रेंजर टू सिविल एंड रिलीजियस रेज, तो वो बोल रहे कि मैं तो स्ट्रेंजर था, किससे, सिविल जो मतलब अपने देश की दुनिया की चीज़ें के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंजर था, कि मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने कभी लड़ाई झगड़े नहीं करे। सेम ऐसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी मैंने किसी के कभी कोई हर्ट नहीं करे, हालांकि जो मेरे पर्सनल रिलीजियस ओपिनियंस थे वो मैंने खुद तक रखे, लोगों के सामने कन्फ्रंट नहीं करे, क्योंकि इन मुद्दों के ऊपर लड़ाइयाँ हो जाती है। तो मैंने किसी को कोई मौका नहीं दिया कि कोई मुझे सामने से आके कोई गलत बात कह दे। द गुड मैन वॉकड इनॉक्शियस थ्रू हिज एज, तो वो बोल रहे कि मैं एक तरह का ऐसा गुड मैन हूँ कि भाई मैंने ना बहुत ही हार्मलेस से अपनी हमेशा से ज़िंदगी जिए। इनॉक्शियस मीन्स हार्मलेस, अपनी पूरी ज़िंदगी जिए, तो फिर भी ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सो द नेक्स्ट लाइन्स आर Like Cato, give his little senate laws and sit attentively to his own applause. तो यहाँ पे जो पोप है वो एक तरह से मिथोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं कि नॉट मिथोलॉजी, एक्चुअली ये रियल का ही कुछ सीन है। रोमन एम्पायर में केटो नाम का एक राजा था जिसकी बहुत ही छोटी सी फॉलोअर्स थे, एंड उनके लिए ही उन्होंने जो है लॉ बना दिया। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे आज के टाइम के पोएट्स जो कि बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं रखते, बहुत ही छोटा सा उनका ग्रुप होता है, पर उनके सामने भी वो अपने अपने नए नए ऑर्डर चलाते हैं, लॉज बनाते हैं, एंड उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी पलट के तारीफ़ करे और वो बैठ के बस सुनते रहे। तो सेकंड लाइन लिखिए ना, एंड सिट अटेंटिव टू हिज ओन अपलॉज, तो उन लोगों को ही बोल देते कि तुम सभी ना मिलके मेरी तारीफ़ों के पुल बांधो और मैं सिर्फ बैठ के आराम से सुनूंगा।
So our next poem is The Tiger, which was written by William Blake in 1794 and it was published in Songs of Experience. तो इस poem के अंदर है ना विलियम ब्लेक टाइगर की ब्यूटी, उसकी पावर, इन सब का डिस्क्रिप्शन करते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इतना ज़्यादा जो ब्यूटीफुल क्रिएचर है इसको किसने बनाया हो सकता है, कौन इतना ज़्यादा प्रतिभाशाली हो सकता है जिसने टाइगर को बनाया। तो वो कहते हैं कि वही क्रिएटर हो सकता है जो सिर्फ क्रिएट नहीं कर सकते, वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि नेचर का डुअल एक तरह से नेचर होता है कि भाई वहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी है, वहाँ पे इनोवेशन भी है। From the poem The Tiger is, Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame the fearful symmetry? तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड यू आर सच अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, राइट, बर्निंग ब्राइट। अभी अगर आप टाइगर को देखोगे ना तो उसके जो आकृति है, उसकी जो अपीयरेंस है वो इस तरह की जैसे एज इफ इट इज़ बर्निंग, राइट, जिस तरह के उसके शेप्स है, राइट, स्ट्राइप्स बने होते हैं तो उनको देख करके ऐसा लगता है एज इफ इट इज़ बर्निंग इन अ वेरी ब्राइट येलो कलर। तो और ये सिम्बॉलिकली भी यूज़ किया हुआ है कि कैसे उसकी आँखें जो है चमकती है रात में, राइट। तो बर्निंग ब्राइट और इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि बर्निंग ब्राइट इन द सेंस कि वो बहुत ही फियरफुल, लाइक फियरसम है, ओके, एंड टेरिफाइंग एनिमल है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, कि भाई किस तरह से वो जंगलों में रहता है और रात के टाइम पे रहता है, तो इट इज़ वेरी फियरसम एनिमल। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, तो पूछते हैं कि कौन सा ऐसा इमॉर्टल हैंड है, इमॉर्टल मतलब जो अमर है, ऐसा कौन सा इमॉर्टल हैंड है या आई है जिसने इस क्रिएचर को बनाया है। कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री, तो कुड फ्रेम मीन्स फ्रेम मतलब शेप देना, डिज़ाइन देना, तो बनाना, ओके। फियरफुल सिमेट्री, इस तरह की जो सिमेट्री है उसकी बॉडी पर वो किसने बनाई है, इतने टेरिफाइंग एनिमल को कौन बना सकता है। द नेक्स्ट लाइन्स फ्रॉम द पोम द टाइगर आर, when the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see, did he who made the lamp make thee? तो वो बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि जो आसमान से ना एक तरह से तारे टूट पड़े हैं, जैसे मान लो कॉस्मिक बैटल हो गया हो, आसमानी कोई बहुत युद्ध छिड़ गया हो। तो ये बहुत मिस्टिकल सी इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये जो टाइगर बना है उस टाइम पे इस तरह का इवेंट हुआ होगा, मान लो आसमान से तारे टूट के गिरे होंगे, और वो भी कब, जब उसमें कोई बैटल हुआ होगा। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और जो आसमान में जो हेवन है, ठीक है, वो भी काइंड ऑफ जो वहाँ से पानी गिरा होगा बट उसके आंसुओं की तरह। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, तो वो पूछ रहे हैं कि जो क्रिएटर है इस टाइगर का, क्या वो थोड़े से खुश हुए होंगे, स्माइल किया होगा उन्होंने जब उन्होंने टाइगर को बनाया होगा। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस लाइन है इस पूरी पोम की कि क्या ये वही इंसान है, क्या ये वही क्रिएटर है जिन्होंने लैम्प को भी बनाया। अब लैम्प किसका सिम्बोलिज्म है, यहाँ पे सिंबल है ये इनोसेंस, ठीक है, ब्यूटी और लाइवलीनेस, इन सब का सिंबल है। वहीं टाइगर जो दूसरी तरफ है वो बहुत ही फियरसम एनिमल है, बहुत ही टेरिफाइंग एनिमल है। तो क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि दोनों ही क्रिएशंस एक ही क्रिएटर ने बनाई हो। Our next poem is going to be The Prelude, written by William Wordsworth. ओके, ये इन्होंने जो लिरिकल बैलाड्स है उसके अंदर लिखी थी 1798 में। तो जो ये प्रिल्यूड पोम है ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल पोम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। वो इसमें अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि किस तरीके से जो नेचर है वो इंसान का पूरा एक मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, ये सब शेप करता है, ओके। एंड इसमें वो और भी काफ़ी सारे अपने विविड एक्सपीरियंसेस को बताते हैं। So the first opening lines from the prelude are, "Oh, there is blessing in this gentle breeze, a visitant that while it fans my cheek, doeth some half conscious of the joy it brings from the green fields and from you azure sky." तो यहाँ पे जो हमारा पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो एक रोमांटिक पोएट है। अगर आप लोगों को पता है तो ही वॉज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स। तो रोमांटिक पोएट जो है ज़्यादातर नेचर के ऊपर लिखना बहुत पसंद करते थे। तो ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स है पूरी की पूरी नेचर को ही डेडिकेटेड एक तरह से। ओ देयर इज़ ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, तो वो कह रहे काइंड ऑफ ये जो जेंटल ब्रीज है, हवा चल रही है नेचर में, ये बहुत ही जेंटल है, राइट। ये बहुत ही, ये एक ब्लेसिंग है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रही है कि
ये इतनी प्यार से बह रही है। इट इज़ ऑल्सो नाइस टू फील आ विजिटेंट दैट वाइल इट फैंस माई चीक। तो वो कह रहे हैं कि जो ये हवा चल रही है और मेरे गालों पे धीरे धीरे छू रही है, ये ऐसा लग रहा है मानो कोई मेरे पास मुझसे मिलने आया हो। डू इट सम हाफ कॉन्शियस ऑफ द जॉय इट ब्रिंग्स। तो ये एक तरह से पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे किया है। वो कह रहे हैं कि जो ये ये ब्रीज चल रही है, हवा चल रही है, ये मानो ऐसे है जैसे कोई हाफ कॉन्शियस इंसान है जो किसी के टूवर्ड्स हैप्पीनेस स्प्रेड करा बट उसको नहीं मालूम। फ्रॉम द ग्रीन फील्ड्स एंड फ्रॉम द एज्योर स्काई। तो ये जो हवा चल रही है कहाँ से आई है? ये जो ग्रीन फील्ड्स है, ठीक है, जो बहुत बड़ा मैदान है वहाँ से, और नीले रंग का आसमान है, उससे ये आई है। सो द नेक्स्ट लाइन्स आर keen as a truant or a fugitive, but as a pilgrim resolute, I took, even with the chance equipment of that hour, the road that pointed toward the chosen way. तो यहाँ पे जो पोएट है वो दोबारा से अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि वो जो है ना ट्रूएंट की तरह थे, वो बच्चे जो अपनी क्लास बंक करके आ जाते। तो ही वॉज वेरी कीन, क्यूरियस टू नो, ओके। और लाइक अ फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव कौन होते हैं? जो भगौड़े होते हैं, जो जेल वगैरह कैद खानों से भाग जाते हैं, उन लोगों की तरह वो बहुत कीन हुआ करते थे। बट एज अ पिलग्रिम रेजोल्यूट, तो पिलग्रिम मतलब वो नेचर में आकर के ना एक तरह से ऐसे यात्री की तरह बन जाते थे जो तीर्थ स्थल पे जाके बहुत सुकून पाता है। इवन विद द चांस इक्विपमेंट ऑफ दैट आर। तो वो बोल रहे कि जल्दी जल्दी से वो रश हश करके बहुत जल्दी से अपना सामान पैक करते थे और काफ़ी बार अनप्लैंड प्लानिंग करके ही वो चले जाते थे। द रोड दैट पॉइंटेड टूवर्ड द चूजन वैली। तो वो बता रहे कि उस रोड की तरफ जो एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन की तरफ जाती थी, वेल मतलब वैली यहाँ पे, ठीक है। तो उन्हें पता था कि उन्हें एग्जैक्टली नेचर के किस जगह पे जाके सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। So the next lines are, while on the perilous ridge I hung alone, with what strange utterance did the loud dry wind blow through my ears? The sky seemed not a sky of earth, and with what motion moved the clouds. तो यहाँ पे दोबारा से जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपना चाइल्डहुड का एक इंसिडेंस गिनवा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी रिस्की उनके लिए एक सिचुएशन हो गई थी। तो फर्स्ट लाइन इज सेइंग, while on the perilous ridge I hung alone। तो perilous मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। तो वो बोल रहे हैं कि उस टाइम पर जब मैं एक बहुत ही डेंजरस से रिज मतलब खाई की तरफ अकेला वहाँ पे या तो लटक रहा था या फिर हैंग आउट कर रहा था। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। विद दैट स्ट्रेंज अटरेंस डिड द लाउड ड्राई विंड। तो जो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है दोबारा से, तो स्ट्रेंज अटरेंस मतलब जैसे कोई बहुत ही अजीब सी स्ट्रेंज आवाज़ जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। अटरेंस मीन्स व्हेन अ ह्यूमन स्पीक समथिंग, राइट। तो वो स्ट्रेंज अटरेंस कहाँ से आ रही थी? एक लाउड ड्राई विंड, ओके, बहुत ही ऊंची तेज़ सूखी हवा की आवाज़ थी वो। ब्लो थ्रू माई ईयर्स, तो वो मेरे ईयर्स की तरफ से ऐसे ब्लो करके जा रही थी। एंड ही कुड हियर द विंड। द स्काई सीम्ड नॉट अ स्काई ऑफ अर्थ। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये जो स्काई है ये ना अनअर्थली है, ये अर्थ का स्काई है ही नहीं, ये कोई और ही स्काई है। एंड विद वॉट मोशन मूव द क्लाउड्स। तो वो ऐसे उनको जहाँ पे वो खड़े वहाँ से देख रहे तो उन्हें ऐसा लग रहा है ये जो क्लाउड्स है ये भी बहुत अलग तरीके से मूव कर रहे हैं, ये नॉर्मल तरीके से मूव नहीं कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट लाइन्स आर, ये प्रेजेंसेस ऑफ नेचर इन द स्काई एंड ऑन द अर्थ, ये विजन्स ऑफ द हिल्स एंड सोल्स ऑफ लोनली प्लेसेस, कैन आई थिंक अ वल्गर होप वॉज योर्स व्हेन यू एम्प्लॉयड सच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे पोएट ने बहुत ज़्यादा पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। उन्होंने बोला है ये जो प्रेजेंस है स्काई की, सॉरी नेचर की, ये स्काई में भी है और अर्थ में भी है। और ये जो विजन्स है हिल्स के, ये बहुत नॉर्मल से नहीं नज़र आते, दे अपीयर समथिंग वेरी डिफरेंट बिकॉज यू सी दे हैव सोल्स ऑफ लोनली प्लेसेस। तो लोनली प्लेसेस की कोई ऐसा सोल नहीं होती है, तो सोल किसकी होती है? इंसान की होती है। तो सोल्स ऑफ लोनली प्लेसेस इज़ अ पर्सोनिफिकेशन हेयर। कैन आई थिंक अ वल्गर होप वॉज योर्स व्हेन यू एम्प्लॉयड सच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे पोएट काइंड ऑफ क्रिएटर से पूछ रहा है कि क्या आपकी कोई अलग मंशा थी? मंशा मतलब यहाँ पे कि कोई ऐसी लेम सा रीज़न था या फिर कोई इतना ज़्यादा आपने सोचा नहीं था कि आप ये किस तरह का नायाब सा एक चीज़ क्रिएट कर रहे हो। ये जो इतना नेचर है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है जिसको आप क्रिएट कर रहे हो। द नेक्स्ट लाइन्स आर,
Nor will it seem to thee, my friend, so prompt in sympathy that I have lengthened out with fond and feeble tongue a tedious tale. तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं. फ्रेंड कौन है उनके? एस.टी. कॉलरिज, क्योंकि इन दोनों ने ही मिलकर लिरिकल बलाड्स लिखी थी. तो एस.टी. कॉलरिज इनके बहुत अच्छे फ्रेंड है. तो ये उनसे बोल रहे हैं कि जो मैंने ये जो पोम लिखी है इसके टूवर्ड्स आपकी बहुत ज़्यादा सिंपैथी है. हालांकि ये बहुत लंबी हो गई है और आई नो इट्स अ टीडियस टेल. टीडियस मीन्स जब भी कोई पढ़ेगा तो ये बहुत थकावट भरा काम भी हो सकता है. शायद बहुत अच्छी इसकी राइटिंग नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट माई फ्रेंड विल डेफिनेटली बी फॉन्ड ऑफ इट एंड ही विल नॉट थिंक एनी लेस ऑफ दिस पोम. So our next poem is Kubla Khan, which was written by S.T. Coleridge in 1797. Okay, so it was a dream-like poem, but it is an unfinished poem क्योंकि जो S.T. Coleridge है वो ये सपने में पहले इसको देख रहे थे, फिर उन्होंने राइट डाउन करा, बट उनका सपना कोई आकर के तोड़ देता है. तो जहाँ तक वो सपना देख पाते हैं सिर्फ उतनी ही पोम वो लिखते हैं. तो कुबला खान किस चीज़ की पोम है? एक्चुअली ये एक तरह से हम चाइनीज़ एम्परर लगा लेते हैं. वहाँ पे उनका जो मैग्निफिसेंट पैलेस है उसके डिस्क्रिप्शन ये पोम में करते हैं. एंड जो बहुत ही ग्रैंड से एरिया में वो रहते हैं, बहुत ही मिस्टिकल या सुपर नेचुरल चीज़ें उनके जगह में होती है, उन सब चीज़ों के बारे में ये इस पोम के अंदर डिस्क्राइब करते हैं. सो द स्टार्टिंग लाइन्स फ्रॉम द पोम कुबला खान आर: In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where elf the sacred river ran through caverns measureless to man. तो इसमें वो स्टार्टिंग में कहते हैं कि एक ज़नाडू नाम की प्लेस है, वहाँ पे जो है कुबला खान नाम का एक राजा है, वो जो है ऑर्डर देता है. डिक्री मीन्स टू गिव ऑर्डर टू बिल्ड अप वेरी प्लेजरेबल, वेरी मैग्निफिसेंट, ग्रैंड डोम. ओके, यहाँ पे डोम से हमारा मतलब है पैलेस. तो वो एक पैलेस बनाने का उन्हें हुक्म देता है कि बहुत ही ग्रैंड सा मैग्निफिसेंट आप एक डोम क्रिएट करो. वेयर एल्फ द सेक्रेट रिवर रैन, और उस डोम के पास में जो है ना एल्फ नाम की नदी बहनी चाहिए. जो ये नदी है ये बहुत ही पवित्र नदी है. थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, तो ये जो अंडरग्राउंड केव्स है उनसे होते हुए गुजरनी चाहिए. एंड इस नदी को कोई भी इंसान नाप नहीं सकता. The next line from this poem are: And mid these dancing rocks at once and ever, it flung up momently the sacred river. 5 miles meandering with a mazy motion, through wood and dale the sacred river ran. यहाँ पे जो एल्फ रिवर है उसकी बात हो रही है कि ये जो एल्फ रिवर है ना ये डांसिंग रॉक्स के बीच में से कहीं से निकल रही है और एकदम से ये जैसे फवारा होता है इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में उछलती है. 5 miles meandering with a mazy motion. तो meandering मतलब एक जो नदी के लिए ही ये वर्ड यूज़ होता है, मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके मूव करना. ठीक है, मेजी मोशन भी वही है. बहुत ही जो मेज़ होता है हमारा कि कहीं भी कोई भी किसी भी कोने से आप निकल सकते हो, वो मेज़ वाला आपने गेम खेला होगा. इस तरह से मेजी मोशन में ये meandering करती हुई 5 miles तक बहे जा रही है. थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेट रिवर रेन. तो ये कह रहे हैं कि जो लकड़ियाँ हैं, पेड़ है, वहाँ से गुजर रही है. डेल मतलब वैली, वैली से होते हुए ये गुजर रही है. So the next lines are: Weave a circle round him thrice and close your eyes with holy dread, for he on honey dew had fed and drunk the milk of paradise. तो यहाँ पे जो एस.टी. कॉलरिज है वो किसी पोएट की बात कर रहे हैं कि उसको है ना एक तरह से 3 सर्कल लोग कर लेते हैं, 3 बार उसके इर्द गिर्द घूमते हैं ताकि वो उसे बुरी नज़र से बचा सके. जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे टोना टोटका होता है कि भाई किस तरह से किसी की बुरी नज़र उतारे. तो सेम ऐसे ही यहाँ के मिथोलॉजी में लोग ऐसे मानते हैं कि अगर आप किसी के अराउंड 3 सर्कल ऐसे घूमेंगे तो उसकी जो बुरी नज़र है वो उतर जाएगी. ठीक है. एंड क्लोज योर आइज़ विथ होली ड्रेड, मतलब अपनी आंखें बंद करो. ये उससे पोएट से बोल रहा है कि अपनी आंखें बंद करो ताकि वो जो बुरी नज़र है वो उतर जाए. फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैड फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज. अब ये पोएट बोल रहा है कि हमारा एस.टी. कॉलरिज जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि इसमें जो पोएट का जिक्र हो रहा है उस इंसान ने जो है हनी ड्यू पिया है एंड ही हैज़ ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज. तो दैट मीन्स ही हैज़ कम फ्रॉम हेवन इन सम सॉर्ट ऑफ वे. तो अदर वर्ल्ड की ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे जो नॉर्मल हमारे इस वर्ल्ड में नहीं होती. नेक्स्ट लाइन्स आर: Where was heard the mingled measure from the fountain and the caves? It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of eyes. तो यहाँ पे जो पोम है फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं वेयर वॉज
हर्ड द मिंगल्ड मेजर। ये जो मिंगल्ड मेजर है ये एक तरह से ब्लेंड ऑफ साउंड है, या फिर बहुत बोल सकते हैं मिस्टिकल म्यूज़िक है, ठीक है। तो ये कहाँ से पैदा हो रही है? ये आवाज़ें फाउंटेन से या फिर केव्स के अंदर से आ रही है। ये आवाज़ बहुत ही सूदिंग है, अदर वर्ल्डली है, मतलब दुनिया से बाहर की कोई आवाज़ है बट बहुत ही सूदिंग आवाज़ है। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, मतलब ये जो नेक्स्ट लाइन में बोलने वाले हैं, अ सनी प्लेजर डूम विद केव्स ऑफ आइज, उसके लिए बोला इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, कि ऐसा होता नहीं है। सो इट इज़ अ सुपर नेचुरल थिंग दैट इज़ हैपनिंग, दैट एक सनी प्लेजरेबल एरिया है जहाँ पे सन की पूरी अच्छे से धूप आती है, बट वो आइस का केव बना हुआ है। तो आइस जनरली गर्मी में पिघलनी चाहिए, बट क्योंकि ये जो एरिया है ये मिस्टिकल एरिया है, सुपर नेचुरल एरिया है, तो यहाँ पे आइस का केव बना हुआ है, एंड प्लस यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें सनी प्लेजर भी मिलता है। सो नेक्स्ट लाइन्स आर, डाउन द ग्रीन हिल एथवर्ड अ सैडर्न कवर, अ savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by a woman wailing for her demon lover. So the first line is for the same elf river. तो इसमें जो पोएट है वो कह रहे हैं that this river is flowing through the green hill, okay, and जो ये word athwart है इसका मीनिंग होता है across, okay, through. So it is flowing down the green hill थ्रू द सैडर ट्रीज़, ओके, सैडर एक टाइप का ट्रीज़ होता है। सो सैडर ट्रीज़ ने इस पूरे एरिया को कवर किया हुआ है, जहाँ पे जियानाडो नाम की जगह है, वहाँ पे ये एल्फ रिवर बह रही है। तो वहाँ पे इट इज़ फ्लोइंग डाउन द हिल एंड अक्रॉस द सैडर ट्रीज़। अ सैवेज प्लेस एज होली एंड एनचेंटेड, देखो सैवेज का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही जंगली एरिया होता है। तो ऐसा जंगली एरिया है बट फिर भी बहुत होली है, वो होली मतलब बहुत प्योर है, पूज्य है, एंड एनचेंटेड जहाँ पे जो है पूजा होती है एक तरीके से। तो ये एक ना बहुत ही सुपर नेचुरल वियर्ड काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया कि एक जंगली जगह है बट वो भी बहुत होली है और पूज्य जगह है। एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर। तो अब यहाँ पे बहुत ही स्पूकी सी इमेज क्रिएट कर रहे हैं एस टी कॉलरिज, और बहुत ही गॉथिक सी इमेज है यहाँ पे कि एक वेलिंग मून है, मतलब एक तरह से वो वाला मून होता है ना जो आर्क शेप होता है। तो आर्क शेप मून के अंदर जो है एक औरत है, जो डरावनी औरत है, वो अपने डीमन लवर के लिए रो रही है, ओके, आवाज़ें कर रही है रोने वाली। वेलिंग मीन्स रोना एंड डीमन मीन्स शैतान, शैतान लवर के लिए वो दुख मना रही है। So our next poem is Dejection, an ode which was again written by our romantic poet S.T. Coleridge and it was written in 1802. देखो ये जो पोम है ना Dejection and ode, ये बहुत ही उनकी डीपली पर्सनल पोम है, जिसमें वो अपना सॉरो, अपना दुख एक्सप्रेस करते हैं कि किस तरह से उनका जो क्रिएटिविटी है वो डिक्लाइन कर रही है, एक उनके अंदर इमोशनल एम्प्टीनेस आ चुकी है। तो वो बाहर की ब्यूटी को तो एक्नॉलेज करते हैं कि किस तरीके से बाहर दुनिया अभी भी बहुत सुंदर है, बट उनके अंदर एक बहुत ही ऐसे खालीपना सा बन गया है जो वो बाहर की ब्यूटी हील नहीं कर पा रही है। इंसान ब्यूटी को तभी इंजॉय कर सकता है जो वो मेंटली बहुत ही हैप्पी होगा। तो ये इस पोम के ज़रिए वो ये दिखा रहा है कि नेचर कितना ही अच्छा सही, बट वो हमारे जो इनर इमोशनल ट्रॉमास होते हैं उसको इतने अच्छे से हील नहीं कर पाते। फिर वो चाहते हैं कि उनकी जो पुरानी जो हंसी वाली अच्छी खुशी वाली ज़िंदगी थी वो काश उनके पास वापस आ जाए, और उनकी एक लवर थी वो उनके पास वापस आ जाए, जिससे वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, उनको दोबारा से वो खुशियाँ दे सके और ख़ुद भी खुश रह सके। सो द ओनली टू लाइन्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस पोम डिजेक्शन आर, ओ लेडी वी रिसीव बट वट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव। तो ये एस टी कॉलरिज बोल रहे हैं अपनी लेडी लव से, हर नेम वाज सारा हटचिसन, यस। सो वो एक तरह से अधूरा प्यार उनका रह गया था, उनसे बोल रहे हैं कि हमें वापस वही मिलता है जो हम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही एक प्रोफाउंड लाइन बोलेंगे, इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव। तो वो कहते हैं कि नेचर है ना ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सूदिंग या हीलिंग नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, ऐसे बहुत अच्छा नहीं लगता हमें जब तक हमारा इनर सेल्फ हैप्पी ना हो उसे उस तरीके से देखने के लिए। तो जो हम प्रोजेक्ट करेंगे वो ही हमें वो सामने से आके दिखाएगा। मान लो आप दिमाग से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो
तो आप चाहे किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, सुंदर से सुंदर जगह पे चले जाओ, आप एकदम से ऐसे हील नहीं हो सकते। आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो आपके साथ ही चलेगा जब तक आप उसे एक सही तरीके से हील नहीं करते हो। तो नेचर को वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो नेचर है ना, ये वही चीज़ शो करेगा जो आपके अंदर, अगर आपके अंदर खुशी है तो नेचर उस खुशी को और ज़्यादा बढ़ा देगा, पर अगर आपके अंदर गम है तो वो आपको हील नहीं कर सकता। So now we have reached the end of this whole video. I hope you have liked it, and there are so many passages that are still left that we need to cover. So don't worry, in the upcoming videos you will definitely get those passages. Okay, so stay tuned. Make sure you subscribe to our channel to get all the necessary updates on time. Bye bye.